हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। पीएचडी की क्लासेस में ये हमारा पार्ट 7 है जो हम कर रहे हैं आज। ठीक है, ऑलरेडी पार्ट 6 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अलग से पीजीटी के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, तो जो भी किसी भी स्टेट का पीजीटी का एग्जाम देने वाला है, इन प्लेलिस्ट को देख के जरूर जाना है। इसमें आपको पीवाईक्यूज के साथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो मिलेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। एंड यस, लास्ट क्वेश्चन में ये डाउट था और मैंने कंफर्म भी कर लिया यस कि रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग जो टर्म थी गोल्डन एज की इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरोडोमर मॉडल, वो यूज किया गया है टू एम्फसाइज इट्स मिथिकल नेचर दैट इट इज कंप्लीटली अ मिथ। कभी नेचुरल वारंटेड और एक्चुअल ग्रोथ को हम कैसे जो है वो एक साथ लेके आ सकते हैं, जैसा कि हेरोडोमर ने बोला था कि नाइफ एज इक्विलिब्रियम जो है वो होना चाहिए। और हेरोडोमर ये कहते भी हैं कि अगर एक बार इकोनॉमी इक्विलिब्रियम से डेविएट हो जाती है तो बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है वापस इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लेके आना। जितना आप कोशिश करोगे इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लाने की, उतनी ही डेविएट होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद रॉबिन्सन की मैंने कंप्लीट थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन भी कर रखी है। सो इट इज ऑप्शन नंबर 1, इसको आप सही कर लेना। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ये तो कल वाला ही था। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 83। इनइक्वालिटीज इन इनकम इन अ फ्री इकोनॉमी इज ड्यू टू। फ्री इकोनॉमी मतलब कैसी इकोनॉमी? जो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, मतलब जहां पे गवर्नमेंट का एक मिनिमम इंटरफेरेंस हो। तीन तरीके की इकोनॉमी है, हम सबको पता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ पे है? इंडिया में है, जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का रोल है। और आपकी जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होगी? ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगी, यहाँ पे प्रॉफिट का कोई मोटिव नहीं होगा और मेनली कौन है? गवर्नमेंट सेक्टर इसे इनिशिएट करता है। और कैपिटलिस्ट और फ्री इकोनॉमी आपकी कौन सी इकोनॉमी है? जहाँ पे forces of market demand and supply will decide the prices and quantity of the economy। कि मार्केट में कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग जब प्राइसेस डिसाइड होंगे, तो वो आपकी कौन सी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। क्लियर है? इनइक्वालिटीज इन इनकम इन फ्री इकोनॉमी इज ड्यू टू। तो फ्री इकोनॉमी में जो इनइक्वालिटी होती है इनकम में, वो किसकी वजह से होती है? फ्री कंपटीशन की वजह से, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस की वजह से, डिफरेंस इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, या डिफरेंशियल गवर्नमेंट पॉलिसी, किसकी वजह से होती है? तो देखो, फ्री मार्केट इकोनॉमी में इनकम टिपिकली डिटरमाइन होती है किसके हिसाब से? कि इकोनॉमी में आपके फैक्टर्स की क्या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, उसके हिसाब से इनकी इनकम जो है वो डिसाइड होगी, इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, मतलब एडिशनली कितना हर एक लेबर जो है वो प्रोडक्टिव है। सो जो लेबर स्किल होगा, प्रोड्यूस करेगा ज्यादा आउटपुट, वो ज्यादा कमाएगा। इसी की वजह से क्या आती है? इनइक्वालिटी आती है। जो ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा किसी भी फर्म को, किसी भी इकोनॉमी को, उसको उसकी सैलरी ज्यादा होगी ना कंपैरेटिवली किसी दूसरे के। जैसे अगर हम बात करें, अगर गवर्नमेंट हो तो गवर्नमेंट सिर्फ क्या सोचेगी कि सोशल वेलफेयर हमें बढ़ाना है, तो वो सबको बराबर रखेगी। लेकिन कैपिटलिस्ट क्या सोचेगा? जो मेरी फर्म के लिए बेनिफिशियल होगा, मैं उसी को ही तो ज्यादा पैसा दूंगा, हर किसी को थोड़ा ना ज्यादा पैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो इनइक्वालिटी किसकी वजह से आती है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अच्छा, एक चीज और, अभी आपके एचटेट का एग्जाम होने वाला है, तो एचटेट के लिए मैं अलग से एक महा मैराथन जो है वो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैक्सिमम जिसमें आपका कंप्लीट एचटेट की इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, सो अभी ये सीरीज, ये क्लास लाइनअप थी, इसलिए मैं इसे कंप्लीट करूंगी और उसके बाद हम पर्टिकुलरली एचटेट को, और एचटेट के लिए पर्टिकुलरली वो होगी। बट ये मत समझना कि आप पीजीटी का, आप कोई भी किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, उन सबके लिए वो क्लास जो है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। क्योंकि एक तो उसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मैं लेने वाली हूँ, और क्वेश्चंस इतने डिटेल के साथ लेंगे कि आपका कोई भी कंसेप्ट वहां से मिस नहीं होगा, और फिर आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देना, आपके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट लर्निंग शुड बी। लर्निंग कैसी होनी चाहिए? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी रिसेंट आई है उसके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंशियल होनी चाहिए, बिहेवियरिस्टिक होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक से ही रिलेटेड होनी चाहिए, या फिर कंटेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो देखो, एनईपी 2020 क्या प्रमोट करता है? आपकी होलिस्टिक लर्निंग को, कंप्लीट लर्निंग को, प्लस आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करते हैं, फोकस करते हैं। एनईपी ने कंप्लीटली फोकस किस चीज पे किया है कि हर एक स्टूडेंट को क्या मिलनी चाहिए? प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो मिलनी चाहिए। सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बुक में जो लिखा है उतना ही नहीं, प्रैक्टिकली उस चीज को बच्चा समझ पाए, ऐसी नॉलेज हमें देनी चाहिए। स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन रूट लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। रट्टाफिकेशन पे फोकस नहीं करना चाहिए। और हम सबको पता है कि रट्टाफिकेशन से आपका कोई भी एग्जाम जो है वो नहीं क्वालिफाई होगा जब तक कि आपको एक कंसेप्ट की नॉलेज ना हो। तो आंसर क्या होगा आपका? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, या फिर होलिस्टिक लर्निंग होता है तो वो भी इसका आंसर होता है। ठीक है, नाउ
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ जननी शिशु सुरक्षा योजना? जननी शिशु सुरक्षा योजना का कौन सा कंपोनेंट आपका नहीं है? रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, रिड्यूस नियोनेटल मोर्टेलिटी, या प्रोवाइड फूड ग्रेन फ्रीली टू एक्सपेक्टिंग मदर्स? देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जननी शिशु सुरक्षा योजना कब लॉन्च हुई थी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो 2011 में जननी सुरक्षा कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया गया था, और इसमें इंक्लूड किया गया था कि सबसे आपको फ्री इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मिलेगी। ठीक है, फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तो उसके लिए आपको क्या मिलेंगे? फ्री ट्रीटमेंट जो है वो मिलेगा। फ्री ड्रग्स, डायग्नोस्टिक और ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सब कुछ भी फ्री मिलेगा। रिडक्शन होगा मैटरनल और नियोनेटल दोनों में रिडक्शन होगा, तो ये चीज तो अच्छी है। ऑफ कोर्स हम ऐसी चीजों को इंक्लूड करेंगे, बट ये जो बोला गया ना कि फूड ग्रेन फ्रीली दिया जाएगा एक्सपेक्टिंग मदर्स को, ये नहीं है। फ्री फूड ग्रेन कंपोनेंट नहीं है इसका, ये अदर न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स का जो है वो पार्ट है। जैसे कि अगर हम कहें, अगर एक प्रोग्राम है इनका मतलब गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृ वंदना योजना और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसके अंडर जो है बोला गया है कि फ्री फूड ग्रेन मिलेगा। लेकिन जननी शिशु सुरक्षा योजना में ये बात नहीं की गई है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है? इनकरेक्ट है। मतलब वैसे तो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया नॉट कंपोनेंट, तो ये इसका कंपोनेंट नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर एक क्वेश्चन को आपको पहले खुद पढ़ना है, उसके बाद जाके उसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 86, मॉनेटरी बेस ऑफ एन इकोनॉमी इज द, जो मॉनेटरी बेस है इकोनॉमी का वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड बैंक एज रिजर्व्स, अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स, अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड टाइम डिपॉजिट, या अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक। तो एक चीज आप ध्यान रखना, M1, M2, M3, M4, ये जो कंपोनेंट है आपके मनी सप्लाई के, ये आपको याद होने चाहिए। मैंने एक अलग से क्लास जो है वो M1, M2, M3, M4, L1, L2, L3, L4 लिक्विडिटी के लिए, इनके लिए एक अलग से क्लास है। आप जाके मनी एंड बैंकिंग की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप वीडियो सेक्शन में जब जाओगे ना तो आपको ये क्लास मिल जाएगी। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज 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 इस क्लास को मिस मत करना और इसमें से नोट्स अपने बना लेना। ठीक है, सो मॉनेटरी बेस के बारे में पूछा गया है, तो मॉनेटरी बेस जो है इकोनॉमी का, उसमें क्या आएगा? अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड बैंक्स एज अ रिजर्व। मॉनेटरी बेस का मतलब और क्या होता है, और किस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको ये पूछ लिया जाए हाई पावर्ड मनी, तो हाई पावर्ड मनी को ही हम मॉनेटरी बेस कहते हैं। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है रिजर्व मनी, तो वो भी आपका मॉनेटरी बेस ही है। ये ध्यान रखना, इन तीनों में से किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये क्या इंक्लूड करता है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस बैंक्स एज रिजर्व्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स विद सेंट्रल बैंक। ठीक है, जिसमें रिक्वायर्ड और एक्सेस दोनों रिजर्व्स जो हैं वो आ जाते हैं। ध्यान रखेंगे कि रिजर्व्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक विद सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के पास जो है, और इसमें आपके रिक्वायर्ड रिजर्व्स भी होंगे प्लस आपके एक्सेस रिजर्व्स भी होंगे, दोनों इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन ए आपका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? करंट HDI में इंडिया की क्या रैंकिंग है ये आप बताएंगे। ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में मैं बता चुकी हूँ। PGT वाले इंडियन इकोनॉमी की सीरीज जो है वो देखेंगे, डेफिनेटली इस चीज को आप मिस नहीं करके जाएंगे, और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की जो सीरीज है वो भी आप देखेंगे। ठीक है, PGT आपके इंडियन इकोनॉमी की सीरीज प्लस आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज, ये दोनों सीरीज आप कंप्लीट करके जाएंगे एग्जाम से पहले, चाहे वो किसी भी स्टेट के PhD के स्टूडेंट्स हो। HDI में इंडिया की रैंकिंग क्या है ये आप बताएंगे, ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ मैं वैसे भी, शायद PGT में नहीं है, किसी और वीडियो में मैंने बताया है, इंडियन इकोनॉमी में ही बताया है। आप बताओगे HDI रैंकिंग में इंडिया की रैंक है। एबिलिटी टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, एबिलिटी टू अचीव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या एबिलिटी टू एक्सेस क्लीन एनवायरनमेंट। तो हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, HES, ये तीनों क्या है? गोल है। ये HDI की कोर डायमेंशन है। हेल्थ में क्या आ जाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, एजुकेशन में क्या आ जाएगा? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग प्लस एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। 3 डायमेंशन है, 4 इंडिकेटर है, ये चीज भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। 3 डायमेंशन आपके क्या है? हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और 4 डायमेंशन क्या है आपके? हेल्थ में आ जाता है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दूसरा आपका आ जाता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, तीसरा आ जाता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, और फोर्थ आ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ठीक है, ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा।
ओके। सो आपका एबिलिटी टू एक्सेस क्लीन एनवायरनमेंट HDI का कंपोनेंट नहीं है, ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट है, बट ये सस्टेनेबिलिटी में आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, ना कि HDI में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कल किसी ने कहा था मैम और डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना, तो अब इतनी डिटेल काफी है या और डिटेल चाहिए, बता देना जैसे भी आपको चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88, द पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे वॉज, प्लान हॉलीडे का कौन सा पीरियड है? तो देखो, थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद 1951 से लेके 66 के बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई। क्यों? क्योंकि एक तो देखो चाइना का वॉर हुआ, एक तो चाइना का वॉर हुआ 1962 में, दूसरा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था हमारा 1965 में। इन दोनों की वजह से ड्रॉट्स आ गए थे, फेमाइंस की सिचुएशन आ गई थी। इंडिया को इमीडिएटली अपना 5 ईयर प्लान इंडिया जो है वो लॉन्च नहीं कर पाई। इंस्टेड उसने 3 एनुअल प्लान निकाले, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। तो हम कह सकते हैं 66 से 69 हमारे क्या चले थे, प्लान 3 एनुअल प्लान जो है चले थे, जिसको प्लान हॉलीडे भी कहते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन के लिए कौन सी पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है? नेफेड है, जो डील नेफेड किसके साथ डील करती है, चलो एक एक करके देखते हैं। नेफेड सबसे पहले किसके साथ डील करती है? ये डील करती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग और प्रोक्योरमेंट के साथ, मतलब परचेज के साथ, ठीक है, नेफेड डील करती है। उसके बाद एनसीडीसी किसके साथ डील करती है? ये फाइनेंस करती है एग्रीकल्चर को, रूरल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव्स को, ये फाइनेंसिंग एजेंसी है। उसके बाद अगर हम इफको की बात करें तो इफको क्या है? इफको का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। अब जब इसका नाम ही है फार्मर फर्टिलाइजर, तो ये किसमें रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोऑपरेटिव है जो इन्वॉल्व करती है मैन्युफैक्चरिंग भी और मार्केटिंग भी, किसकी? फर्टिलाइजर्स की। किसके लिए? इंडियन फार्मर्स के लिए, ठीक है। ट्राइफेड की अगर हम बात करें तो ये करती है ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए काम। देखो टीसी है ना, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए ये काम करती है और ट्राइबल प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट करने के लिए, उनकी मार्केटिंग में, तो ये भी नहीं है, ठीक है। सो सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। इन सब की फुल फॉर्म आप बताएंगे, इन चारों की फुल फॉर्म मैंने नहीं बताई है, मतलब इफको की तो बताई थी क्योंकि ये तो ऑप्शन में ही था, बाकी इन तीनों की फुल फॉर्म आप जो है वो सर्च करेंगे और खुद बताएंगे कि क्या फुल फॉर्म होगी, और कमेंट कर दिया करो, तुम्हारे लिए ही है। अगर कमेंट करोगे तो तुम्हें वो चीज याद रहेगी क्योंकि आप उसको सर्च करोगे और फिर आप उसे लिखोगे। और ऐसा नहीं है फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता नहीं है, आता भी है कई बार, फुल फॉर्म से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड है फिश की प्रोडक्शन से, ठीक है, मैराइन में भी और इनलैंड में भी। और ये बिगन हुआ था 1970s में, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए ब्लू वो फिश प्रोडक्शन में। अदर रेवोल्यूशन की बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो फूड ग्रेन से है, व्हीट एंड राइस। व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो आपका मिल्क से है, और येलो रेवोल्यूशन आपका किससे है? सीड से। येलो फूड ग्रेन से है आपका ग्रीन, और मिल्क से है आपका व्हाइट, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, कौन कंसीडर किए जाते हैं इंडिया में? बता चुकी हूँ मैं, सबसे शायद पहली क्लास थी उसमें मैंने ये बताया था। और व्हाइट के भी कौन है? वर्गीस कुरियन है या नहीं है, बताएंगे आप, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर इन स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर इज हाईएस्ट इन द स्टेट ऑफ, कौन सी स्टेट में है? तो अगर हम देखें तो वो तमिलनाडु में सबसे हाईएस्ट है। तमिलनाडु कंसिस्टेंटली रैंक करता है हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर, सबसे ज्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर तमिलनाडु में है, स्पेशली अगर हम बात करें स्मॉल स्केल और माइक्रो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्यों है सबसे ज्यादा? क्योंकि एक तो यहाँ पे बेटर लिटरेसी है अमंग द वुमेन्स, बेटर लिटरेसी फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स भी बहुत सारे चलते हैं, और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है वुमेन्स का, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है, कोऑपरेटिव्स जो है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन अगर किसी स्टेट में है तो तमिलनाडु में। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 92, यस। रोरकेला स्टील प्लांट वाज सेट अप विद द असिस्टेंस ऑफ, तो देखो रोरकेला स्टील प्लांट जो है ये सब कब हुआ था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे। रोरकेला स्टील प्लांट है कहाँ पे? उड़ीसा में है, ठीक है। पहला इंटीग्रेटेड पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट था इंडिपेंडेंस के बाद। ओके, पहला सेटअप हुआ था कब? 1955 में। टेक्निकल और फाइनेंशियल हेल्प किससे ली थी? वेस्ट जर्मनी से ली थी। ओके, ये अब ऑपरेटेड होता है बाय द सेल कौन है? अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाउ फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे
ये जो है बनी थी इंडस्ट्रीज, और सेकंड 5 ईयर प्लान में तो हमारा मेन रोल ही था कि हमें इंडस्ट्रियल पे फोकस करना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा मेन फोकस क्या था, एग्रीकल्चर पे था। तो रोरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा, ये वेस्ट जर्मनी की हेल्प से हुआ था। उसके बाद हम भिलाई स्टील प्लांट देखें तो भिलाई स्टील प्लांट हुआ था छत्तीसगढ़ में, जो है यूएसएसआर की वजह से, यूएसएसआर, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आ सकता है। यूएसएसआर की हेल्प से हमने बनाया था भिलाई स्टील प्लांट। और वही अगर हम दुर्गापुर स्टील प्लांट की बात करें जो आपका वेस्ट बंगाल में है, ये किसकी हेल्प से था, तो ये हेल्प था, दुर्गा जी की पूजा कहाँ हुई है, यूके में, मान के चलेंगे, क्योंकि यूके में जो है ऋषि सुनक जी हमारे वो बने थे ना, वहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे, तो वो दुर्गा जी की पूजा करते हैं, इस तरीके से याद रखेंगे। तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से। तीनों स्टील प्लांट ही हैं और तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। स्टील प्लांट से क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैंने इसकी डिटेल भी मेंशन करी है यहाँ पे, देखो। रोरकेला स्टील प्लांट वेस्ट जर्मनी की हेल्प से। फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट हेल्प सेटअप आफ्टर इंडिपेंडेंस अंडर पब्लिक सेक्टर। भिलाई स्टील प्लांट सोवियत यूनियन यूएसएसआर की वजह से फेमस था, रेलवे ट्रैक, हैवी स्ट्रक्चरल ड्रिल के लिए। एक सिंबल था इंडियन इंडो सोवियत इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन की, इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ जो है कोऑपरेट किया। दुर्गापुर स्टील प्लांट किसकी हेल्प से बनाया है, यूके की हेल्प से। और नोन फॉर वाइड रेंज ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स फॉर इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल स्टूडेंट्स। तो ये प्लान एक्चुअली केम इनटू बिगिन ड्यूरिंग सेकंड प्लान, जब हमारा फोकस कंप्लीटली इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हो गया था। और यहाँ पे हमारा फोकस ज्यादा एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे था। और हम प्लान कर रहे थे कि हम हैवी इंडस्ट्रीज लेके आएंगे, तो स्टील जो इंडस्ट्रीज है वो बनी जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा क्या है, अ बजट लाइन इज ड्रॉन टेकिंग good x on the horizontal axis and y on the vertical axis. Price of goods x decline, price of goods y remaining the same, ठीक है। अगर गुड x के प्राइस डिक्लाइन हुए हैं तो x के लिए तो हमारी बजट लाइन शिफ्ट करेगी आगे। व्हाट विल हैपन टू द बजट लाइन, बजट लाइन को क्या होगा, देखो सीधी सी बात है। बजट लाइन सबसे पहले हमें क्या दिखाता है, ये शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन बाय विद इन द गिवन इनकम, ठीक है। अपनी गिवन इनकम में ये दो गुड्स जो है जो एक कंज्यूमर जो है वो परचेज कर सकता है। और स्लोप ऑफ बजट लाइन को हम क्या कहते हैं, बजट लाइन को हम और प्राइस लाइन भी कहते हैं, ये चीज भी ध्यान रखेंगे। प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस लाइन। और हम इसे शो भी करते हैं पी एक्स अपॉन पी वाई से। अगर x के प्राइसेस जो है वो फॉल करते हैं और y के रिमेन सेम रहते हैं, तो x का कर्व जो है वो आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि x अब हम ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं क्योंकि प्राइसेस के कम हो गए, और y के हम उतनी क्वांटिटी परचेज करेंगे क्योंकि y के प्राइस क्या है, रिमेन सेम है। तो कंज्यूमर का स्लोप डिक्रीज होगा। और ये बजट लाइन को और क्या बना रहा है, और फ्लैटर जो है वो बना रहा है, और फ्लैट जो है बजट लाइन जो है वो बन रही है। क्लियर है, तो इट बिकम फ्लैटर। ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या होगा, सही होगा। शिफ्ट करेंगे आउटवर्ड, आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी हमारी बजट लाइन। नाउ और अगर वही y के केस में होता तो x का सेम रहता और y की जो है बजट लाइन वो आगे शिफ्ट कर जाती, y की बजट लाइन आगे शिफ्ट कर जाती, x की आपकी सेम रहती। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, सनराइज इंडस्ट्रीज आर दोज व्हिच, सनराइज इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, आर वेल डेवलप्ड एंड हैव स्कोप फॉर फर्दर डेवलपमेंट, improve export sector of the economy, are small scale industries linked to the large scale industries, या have high growth potential and can meet future requirements of the economy। देखो सनराइज इंडस्ट्रीज का मतलब होता है आपकी एमर्जिंग इंडस्ट्रीज, जो नई इंडस्ट्रीज आपकी एमर्ज हो रही हैं उन्हें हम कहते हैं सनराइज इंडस्ट्रीज। और ये अपनी अर्ली स्टेज में होती है डेवलपमेंट के, लेकिन ऑब्वियसली ये नई नई बनी है, इनकी हाई पोटेंशियल ग्रोथ होती है, इनके अंदर पोटेंशियल ज्यादा होती है किस चीज की, ग्रोथ की, इनोवेशन की। ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, नई नई चीज आप कोई भी शुरू करो आप एक्साइटेड होंगे, जब पहली पहली क्लास होगी सब लोग लेंगे, फिर धीरे 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 अपने आप लोग कम हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट तक जो टिका रहेगा भाई उसी के मार्क्स आएंगे। और जो बस ये सोचेगा कि भाई आज तो जोश जोश में ले लो क्लास और फिर बाद में देखी जाएगी, तो वही बात है। नई नई इंडस्ट्रीज खोलोगे तो उनमें पोटेंशियल भी ज्यादा होगी, इनोवेशन भी ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट के भी ज्यादा इंड्यूसमेंट होगी। और ये इंडस्ट्रीज वो हैं जो एक्सपेक्टेड करती हैं कि यही जो है ड्राइव है फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। यही इंडस्ट्रीज जो हैं मेन ड्राइव है किसके लिए, फ्यूचर इकोनॉमी, मतलब हाई ग्रोथ पोटेंशियल होंगे और ये कैन मीट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। ये जो है वेल डेवलप्ड है, हैव स्कोप फॉर फर्दर, जो ऑलरेडी डेवलप है वो सनराइज में कहाँ गई, सनराइज मतलब उगता हुआ सूरज, अभी बन रहा है ना, अभी बन रही है इंडस्ट्रीज, एमर्ज हो रही है, धीरे धीरे आ रही है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज के लिए है।
बी पॉइंट अगर हम देखें इम्प्रूव एक्सपोर्ट सेक्टर, तो ये एक्सपोर्ट सेक्टर अपना बाद में बढ़ाएंगे, सबसे पहले ये आगे डेवलप तो हो जाए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लिंक टू लार्ज स्केल, नहीं, ये तो अभी स्टार्ट हुई है इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये स्मॉल स्केल का लिंकेज बता रहा है, ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं बता रहा है। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। The unholy trinity states that it is impossible to have which of the following three at the same time। अगर आप टेलीग्राम के साथ जुड़े हुए हो तो मैंने पर्टिकुलर अपने खुद के नोट्स जो हैं वो शेयर किए थे और इम्पॉसिबल ट्रिनिटी के बारे में आपको बताया था कि 3 चीजें हैं जो कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। फ्री कैपिटल मोबिलिटी अगर आप ले लो, फ्री एक्सचेंज रेट ले लो और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी ले लो। तीनों में से एक चीज कभी भी एक साथ नहीं हो सकती, तीनों में से एक बार में एक ही चीज होगी। फ्री कैपिटल फ्लो या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है तो सॉवरेन मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, सॉवरेन मॉनेटरी पॉलिसी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है तो कैपिटल फ्लो नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर में देखना, ये क्वेश्चन आया है एस्टेट वाला का, वो हरियाणा का जो हुआ था उसमें मैंने देखा था, और आपका नेट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। आप अगर यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो अगर आप एक कंट्री जो है सिर्फ इन तीनों में से सिर्फ 2 ही चीजें चूज कर सकती है, कहने का मतलब है ये तीनों चीजें कभी भी एक साथ नहीं ले सकते, इसलिए हम इसे कहते हैं अनहोली ट्रिनिटी। या फिर आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ एसएसआई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए इनमें से कौन सी प्रॉब्लम नहीं है? फाइनेंस की, मार्केटिंग की, स्ट्राइक और लॉकआउट्स की, या फिर रॉ मटेरियल की। तो देखो कॉमन प्रॉब्लम क्या है, फाइनेंशियल इशू है, बिल्कुल है कि लिमिटेड एक्सेस होता है क्रेडिट का, कोई जल्दी से इन लोगों को उधार देने के लिए तैयार नहीं होता। मार्केटिंग चैलेंज आते हैं क्योंकि बहुत ही लिमिटेड मार्केट ही ये कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि भाई छोटी इंडस्ट्रीज हैं तो बहुत टाइम लगेगा अभी डेवलप होने में। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज बिल्कुल हो सकती है यहाँ पे। बट स्ट्राइक और लॉकआउट्स जो है वो मेनली किस में होता है, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या ही लॉकआउट करेंगे, गिनती के लोग तो काम कर रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पे यूनियंस होती है, लेबर फोर्स की जो है वो यूनियन जो है वो एस्टेब्लिश्ड होती है, तो यूनियन की वजह से जो है यहाँ पे ज्यादा हमें स्ट्राइक और लॉकआउट की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है, ये एसएसआई की प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। लेबर यूनियन फोर्स करती है ना कि भाई वेजेस इतने हो, सुना होगा डायलॉग, हमारी मांगे पूरी करो, वही वाली बात है। तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में होता है, मेनली स्मॉल स्केल में नहीं होता ये, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नाउ अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 में, कॉस्ट थ्योरम। कॉस्ट थ्योरम से बहुत क्वेश्चन आता है चाहे कोई भी एग्जाम हो। कॉस्ट थ्योरम टेल अस दैट इफ एक्सटर्नल कॉस्ट इज प्रोड्यूस, अगर एक्सटर्नल कॉस्ट आपकी आ जाती है तो क्या होगा, अंडर सर्टेन कंडीशंस प्राइवेट पार्टीज कैन अराइव एट द एफिशिएंट सॉल्यूशन विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बिना गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के प्राइवेट पार्टीज खुद एफिशिएंट सॉल्यूशन जो है वो ले आएंगी। The government must intervene in the market to ensure that efficient level of output produce, और गवर्नमेंट को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। ऑप्शन थर्ड क्या है, प्राइवेट पार्टीज कैन नेगोशिएट टू प्रोड्यूस द गुड एट अ लेवल वेयर मार्जिनल विलिंगनेस बाय द कंज्यूमर क्या हो, जीरो हो। प्राइवेट पार्टीज विल बी एबल टू प्रोड्यूस द एफिशिएंट अमाउंट ऑफ गुड इफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज वेरी हाई। तो कॉस्ट थ्योरम प्रपोज किसने की थी, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, रोनाल्ड कोस्ट ने, ठीक है। और ये क्या स्टेट करते हैं, अगर आपके प्रॉपर्टी राइट्स वेल डिफाइंड हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी लो है। यहां से क्वेश्चन आ चुका है, अभी आपने पीवाईक्यू करे होंगे तो आपको पता होगा, कॉस्ट थ्योरम के फीचर से क्वेश्चन आया था नेट में कि पहली चीज आपके प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो वेल डिफाइन हो, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स आपके वेल डिफाइंड, ठीक है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी लो है या फिर जीरो के बराबर है। प्राइवेट पार्टीज बार्गेन करेंगी एक्सटर्नलिटीज को सही करने के लिए, 2 तरीके की एक्सटर्नलिटीज होती है, कल भी बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, और रीच आउट करेंगे एक एफिशिएंट आउटकम पे, एक आउटकम लेके आएंगी वो बिना गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के, विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के। एग्जाम्पल देखो, जैसे एक फैक्ट्री है वो पोल्यूट कर रही है एक रिवर को, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक, जैसे मान लो ये एक फैक्ट्री है, ये एक फैक्ट्री है और ये एक रिवर को, यहाँ पे एक रिवर है उसको पोल्यूट कर रही है, ठीक है। तो फिशरमैन्स जो होंगे, जो यहाँ से फिश ले रहे होंगे, उनको इफेक्ट होगा इससे, तो वो बार्गेन करेंगे, वो फैक्ट्री से क्या करेंगे, कंपनसेशन मांगेंगे और अराइव करेंगे एक सॉल्यूशन पे। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट नेग्लिजिबल है, राइट्स क्लियर हैं, तो
ऑप्शन ए जो है वही आपको डिफाइन करता है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बिना ये जो है वो एफिशिएंट सॉल्यूशन पे खुद ही आ जाएंगे। ओके, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 98, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन कमर्शियल बैंक्स मींस, जो एसेट्स परफॉर्म नहीं करती, मतलब लोन दे दिया और अब उस पे पैसे नहीं आ रहे हैं, तो वो कौन सी जो है होंगी? बैंक डिपॉजिट्स विच आर नॉट इन्वेस्टेड, कैपिटल एसेट नॉट इन यूज, लोन इन विच इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल्स आर नॉट रिकवर्ड, लो इंटरेस्ट लोन डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब वो लोन या एडवांसेस जहां पे बोरोवर जो है वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट जो है वो नहीं देता है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। टिपिकली माना जाता है 90 दिन तक अगर वो रिकवर नहीं हो रहा है तो वो किस में आ जाता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। ठीक है, सो दीज आर प्रॉब्लमेटिक फॉर बैंक्स बिकॉज वो इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे, उनको लॉस होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही है कि जब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिकवर नहीं होता लगभग 90 दिन तक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 99, मोटो ऑफ G20 18th मीटिंग जो हमारी हुई थी उसका क्या मोटो था? न्यू दिल्ली में हुई थी, सबको पता है। थीम क्या था? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट है, और ये थीम बेस्ड है इंडियन फिलोसफिकल वसुधैव कुटुंब, ये आपने सुना भी होगा, वसुधैव व कुटुंबकम पे ये जो है वो थीम बेस्ड है, मतलब वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक ही परिवार है। और अभी जो आपकी ब्राजील में चल रही है रिसेंट समिट, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, अभी जो आपका मोस्ट रिसेंट जो है G20 समिट 2024 की, जो रियो डी जेनेरो ब्राजील में अभी हमारे पीएम जो है वो वहां पे हैं, अभी जाके भी आए। बिल्ड अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट, ये है बिल्ड अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। और ये थीम हाईलाइट करती है तीन कोर प्रायोरिटीज, तीन कोर और मेन प्रायोरिटीज हैं इस ईयर की। सोशल इंक्लूजन, और सोशल इंक्लूजन मतलब सबको इंक्लूड करना है, गरीबी भूखमरी को भगाना है, एनर्जी ट्रांजिशन करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लानी है, रिफॉर्म्स लाना है ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, ग्लोबली जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्न करते हैं उनमें रिफॉर्म लेके आना है। 2023 G20 जो न्यू दिल्ली में हुई थी उनका था वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, जिसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया था? वसुधैव कुटुंबकम से लिया था। 2025 की जो समिट है जो कहाँ होगी? जोहान्सबर्ग में होगी, और ये ऑपरेट करेगा अंडर द मोटो सॉलिडारिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी। ध्यान रखेंगे 23 का भी पता चल गया, 24 का भी पता चल गया और 25 का भी पता चल गया, तो क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए आपकी एक्सप्लेनेशन सुनना बहुत जरूरी होता है। ओके, अभी क्या है? बिल्डिंग जो अभी ब्राजील में है, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। पहले क्या थी? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये क्वेश्चन तो आ चुका है, रिपीट भी हो सकता है। और आगे 2025 की कहाँ होगी? जोहान्सबर्ग में, सॉलिडारिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी, सेस, SES, ये इसका क्या है, बट ये याद रखना इसका मोटो है, थीम है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। The banks are required to maintain a certain ratio between their cash in hand and total assets. बैंक जो है वो रिक्वायर्ड है उसको कि वो एक सर्टेन रेशियो अपने कैश में टोटल एसेट्स में रखे, तो ये क्या है आपका? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है? एक मिनिमम परसेंटेज बैंक के टोटल डिपॉजिट्स का जो वो अपने जो वो कैश की फॉर्म में, रिजर्व की फॉर्म में किसके पास रखती है? सेंट्रल बैंक, मतलब RBI के पास जो है वो रखती है। जो RBI के पास रखती है उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, जो खुद के पास रखती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, स्टैट्यूटरी बैंक रेशियो कुछ नहीं होता, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, जिसमें परसेंटेज जो है आपकी नेट टाइम और नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का, जो बैंक गोल्ड में, कैश में, अनअप्रूव्ड आपकी जो अप्रूव्ड जो आपकी सिक्योरिटीज हैं, उन सब की फॉर्म में अपने पास जो है वो रखती है, अपने पास रखती है। CRR में वो RBI के पास रखती है, तो वो ये डिफरेंस है इसमें, ऐसा डिपॉजिट रेशियो भी नहीं होता। ओके, सो ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। प्लीज मैक्सिमम शेयर करो वीडियो को PGT स्टूडेंट्स के साथ, तभी मेरे को भी मोटिव मिलेगा कि मैं इतना एफर्ट जो है वो पुट करूँ। डेली 3 वीडियोस अपलोड करना आसान नहीं होता है। ठीक है, आई होप आप लोग इस चीज को समझ पाओ। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।